चलो बच्चों, सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द सेलिब्रेटेड एंड द फेमस पोलर कोऑर्डिनेट्स टू यू। तो देखो, इस सेक्शन में बड़ा मजा आने वाला है बिकॉज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी नई चीज की बात करेंगे। उतनी नई भी नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं वेक्टर्स में इधर उधर में थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अब फॉर्मली हम इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। और जैसे जितने भी आपके मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशंस में प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जो था उसकी प्रॉब्लम्स थी, हमें पता है कि वो सब बढ़िया तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करते थे। उसी तरीके से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे हम थोड़ी सी पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाले हैं। और इसका जो इनिशियल पार्ट है वो तो आसान सा रहेगा, वो आपका जेई एडवांस में भी काम आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मेंस में भी काम आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा एक एडवांस प्लस वाला सेक्शन और डालूंगा जिसमें हम थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे जो खाली टॉप रैंकर्स के काम की होंगी। तो चलो, विद दिस लेट अस हैव अ लुक एट पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनफैक्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने से पहले जनरली बेटर रहता है कि आप एक छोटा सा वेक्टर्स का कंसेप्ट है ये थोड़ा सा देख लो, समझ लो और मास्टर कर लो, बिकॉज पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये जरा सा एक रिजल्ट है जो बहुत काम आता है। अगर आपको ये पता होगा तो बहुत सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देयरफॉर लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टू यू। देखो, वैसे बहुत सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन है बड़े काम का। फंडा ये है कि फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वेक्टर को थोड़ा सा डायरेक्शन में बस चेंज करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं। जैसे आपने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे चल के और बहुत जगह होगा। रोटेशन में अपन देखेंगे कि कुछ चीजें रोटेट करेंगी तो उनका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रोटेट करेगा ना, और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मतलब लेट मी नॉट स्केयर यू राइट एट द बिगिनिंग, लेकिन मैं बस थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है जो चीज अपन देख रहे हैं। दिस small little result that we are going to see, it often looks very silly and very useless at the beginning कि सर ये ठीक है जो आपने बताया है, समझ में तो आ गया, लेकिन ये फालतू सी चीज लग रही है, इसका यूज क्या है। तो वही मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के बहुत जगह बड़े अच्छे तरीके से यूज होने वाला है। तो देखो, रिजल्ट बहुत छोटा सा है। रिजल्ट बस इतना सा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एनीथिंग व्हाटसोएवर, कोई भी वेक्टर है, और मैं इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखता हूं और बस इसके डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर देता हूं बाय एन एंगल डी थीटा। तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखते हुए भी अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर थोड़ा सा तो चेंज होगा। और यहां पे हम एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट निकालेंगे कि किसी भी वेक्टर को एक डी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हो तो उसके अंदर चेंज कितना आता है ये हम निकालेंगे। और ये और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सर्कुलर मोशन में जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो हमने इसी चीज को देखा था एक बार वहां पे इनफॉर्मली। अब यहाँ थोड़ा सा मैं ये फॉर्मली दिखा देता हूं आपको। सी, यहाँ पे आप देखो कि ये मान लो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, जो ब्लू कलर से मैंने वेक्टर बनाया है ये किसी एक वेक्टर की इनिशियल पोजीशन थी। थोड़ा सा मैं इसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूं और ये अपनी पिंक वाली फाइनल पोजीशन में पहुंच जाता है। नोट केयरफुली कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन मैंने हल्का सा डी थीटा एंगल से चेंज कर दिया है। तो यू कैन इजीली सी कि जो चेंज इन वेक्टर ए होगा वो भी इनफाइनेटिसिमल होगा, तो मैं उसको डी ए बोल सकता हूं, एंड चेंज विल बी गिवन बाय दिस ग्रीन वेक्टर। यू नो वेरी वेल कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और पिंक वेक्टर माइनस ब्लू वेक्टर अगर आप करोगे तो आप याद करो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता था उसमें हमें पता है कि ये वाला जो बड़ा वेक्टर होता था ये इन दोनों का सम होता था, और ये जो छोटा वेक्टर होता था दूसरी डायगोनल जो होती थी ये इन दोनों का डिफरेंस होता था। तो यहाँ पे भी जो ग्रीन वाला वेक्टर आएगा दोनों की टिप्स को कोइंसाइड करने वाला, ये आपका कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर आपका हो जाएगा चेंज इन ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम ये बोल सकते हैं दैट सिंस दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम सर्कुलर आर्क की तरह रफली मान सकते हैं। तो ये ग्रीन वाले वेक्टर का अगर आपको खाली लेंथ चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। किसी भी सर्कल के आर्क की जो लेंथ होती है ये हो जाती है dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। और अगर एंगल ऑफ रोटेशन इनफाइनेटिसिमल है उसी केस में मैं बोल सकता हूं कि ये सर्कुलर आर्क की जो आर्क लेंथ होगी और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसकी लेंथ इक्वल होने वाली है। तो देयरफॉर
ये ग्रीन वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, वेयर r विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वेक्टर a। तो अब आप देख लो कि ये छोटा सा जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट अपने को याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर a है और उसको मैं डी थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूं, तो उसके अंदर जो चेंज होगा उस चेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उस चेंज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए डी थीटा और उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। डायरेक्शन आप ध्यान से देखो कि सिंस दिस डी थीटा इज इनफाइनेटसिमल, यू कैन रफली से कि ये पिंक वेक्टर और ब्लू वेक्टर रफली कोइंसाइड से ही हो रहे हैं, और अगर इनको बीच में लाके मैं कोइंसाइड से ही कर देता हूं तो यू कैन सी कि ये अगर आपका ए वेक्टर था तो जो डी ए वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये होगा कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर रोटेट कर रहा है, जैसे अगर मान लो यहां पे आप देखते हो तो वेक्टर आपका थीटा को इंक्रीज करते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में डी ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। डी ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर दो और डायरेक्शन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो अगर जो अपना ए वेक्टर था, इफ माय फिंगर इज लेट अस से द ए वेक्टर, तो ए वेक्टर अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, तो डी ए वेक्टर विल बी लाइक दिस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर आपका ऐसे रोटेट कर रहा था तो डी ए वेक्टर विल बी लाइक दिस परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सिंपली ए इंटू डी थीटा। छोटा सा रिजल्ट है, बड़ा कई बार शुरू में यूजलेस सा भी लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये बहुत काम आता है आगे चल के। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में अगर आपको ये थंब रूल पता है तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। दैट किसी भी ए वेक्टर को अगर आप इनफाइनेटसिमल रोटेशन देते हो डी थीटा, तो उसके अंदर जो चेंज आता है डी ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ए डी थीटा और डायरेक्शन हो जाता है परपेंडिकुलर टू ए, और जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हो उस डायरेक्शन वाले परपेंडिकुलर को आप ले लेते हो। ये छोटा सा सिंपल सा रूल है जो हमने यहाँ पे देखा है। एक बात और, इसी में अगर अपने पास जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, तब तो ये रूल और सिंप्लीफाई हो जाता है। देन यू कैन से कि जो डी ए होगा इसका जो वैल्यू है, जो आपका जो ए है इसका मॉड 1 हो जाएगा, तो डी ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली डी थीटा के बराबर हो जाएगी, और डायरेक्शन के लिए वही रूल रहेगा जो हमने ऊपर लिखा था। तो प्राइमरली बेसिकली ये छोटा सा जो रूल है मैग्नीट्यूड का और ये डायरेक्शन का जो मैंने अभी मार्क किया है, ये छोटा सा रूल आपको याद रखना है। और अभी देखना कि इस रूल का यूज करके हम काफी कुछ खेल खेलने वाले हैं, और थोड़ा सा खेल अभी खेलेंगे, उसके बाद रोटेशन में और खेल खेलेंगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में, और उसके आगे हम खेलते ही जाएंगे। आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिज्म में कई जगह ये चीज यूज होती है। और ये ग्रीन लाइन मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, सही है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अपन जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अपन गेट की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे, सो जस्ट फॉरगेट दिस लाइन, यू डोंट हैव टू रियली गो इनटू दैट। ये बेसिकली इस लाइन का मतलब वही है जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि जो डी ए वेक्टर का डायरेक्शन होता था वो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही समझ लो तो ज्यादा बेटर है। ये उसी का 3D वर्जन है, लेकिन वो 3D वर्जन कभी जेई एडवांस में पूछेंगे नहीं, सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट दैट। एक बात तो ये हो गई। अब जरा पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आते हैं। देखो प्रॉपर पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। सी ये हमें पता है कि अगर मान लो सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हम वो बोलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको चाहिए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आई कैप जे कैप की बजाय यूनिट वेक्टर्स होते हैं आर कैप और थीटा कैप। जिस डायरेक्शन में आर बढ़ता है उसको आर कैप वेक्टर बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में जाने से थीटा बढ़ता है, यू कैन सी कि थीटा ऐसे होता है, जिस डायरेक्शन में जाने से थीटा बढ़ता है उसको हम थीटा कैप डायरेक्शन बोलते हैं। तो आई कैप जे कैप की बजाय आर कैप थीटा कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और यहां पे अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है किसी पार्टिकल का तो आप देख लो इट विल बी मच इजियर देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हम एक्स आई प्लस वाई जे ये करके हम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखते थे। यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप देख लो कि अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r है तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड r हो जाएगा, और डायरेक्शन में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन में आप देख लो सिंपली r कैप जो है ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको बड़ी मजेदार बात है, लेकिन ये देख लो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो बिल्कुल आराम से आप r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू आर कैप, सिंपली आप इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो।
बट डोंट गेट ओवरजॉयड, बिकॉज कई बार लगता है सर ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया, इसमें थीटा का तो कोई रोल आया ही नहीं, जबकि पार्टिकल की पोजीशन तो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप कितने एंगल के ऊपर खड़े हो। अभी देखना रोल आएगा, 100% थीटा का भी रोल आएगा, बिकॉज वैसे चलो यहीं देख लो कि ये जो आर कैप है, आर कैप यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यू कैन सी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो ये आर कैप आई कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज करोगे तो ये आर कैप आपका वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि जे कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। थीटा अगर 45 डिग्रीज करोगे तो ये आर कैप जो है ये कुछ आई कैप प्लस जे कैप यानी कि 45 डिग्रीज वाली लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो ये मत सोचना यहाँ पे कि ये पोजीशन वेक्टर में थीटा का कोई रोल नहीं है, थीटा का बिल्कुल 100% रोल है, लेकिन वो रोल उतना डायरेक्टली दिखता नहीं है, वो रोल थोड़ा सा छुपा हुआ है, लेकिन रोल डेफिनेटली यहाँ पे है। और ये रोल अभी आगे देखना, जब मैं वेलोसिटी वगैरह निकालूंगा तो ये रोल काफी अच्छे से क्लियर होने वाला है। बट एनीवे कमिंग बैक, ये अपने पास हो जाता है एक तरीके से पोजीशन वेक्टर। और आगे देखो, अब पोजीशन वेक्टर तो हमें मिल गया, इसके आगे मैं एक अभी छोटी सी बट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। सी हमें पता है कि ये आर है तो ये आर कैप होगा, ये डायरेक्शन आपका थीटा कैप होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज आती है, और वो यूनिक चीज ये है कि ये आर कैप और थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल होता है, इनका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल होता है। देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दिस कि जैसे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखो, एक पार्टिकल मान लो यहां था तो उसका आई कैप इस डायरेक्शन में था, जे कैप इस डायरेक्शन में था। जब थोड़ी देर बाद पार्टिकल इधर आ जाएगा तो भी उसका आई कैप और जे कैप तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक बड़ी स्पेशल बात ये होती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके अगर आप किसी पार्टिकल के मोशन को ट्रैक करते हो, पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा था, आप इसके मोशन को ट्रैक करते हो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड तो खैर हमेशा 1 रहेगा ही, उसका डायरेक्शन भी हमेशा एक ही जैसा रहता है। इसी तरह से जे कैप का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, मान लो सपोज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, आपको अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आई कैप डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, आपको खाली डेरिवेटिव लेना होगा टी स्क्वायर का, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का। इसी तरीके से जे कैप बाहर आ जाएगा, आपको खाली टी क्यूब का डेरिवेटिव लेना होगा। नाउ अभी देखना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर साउंड्स वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ अ थिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखना कुछ चेंज आएगा यहाँ पे। तो एज आई वाज सेइंग कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर मान लो आप डिफरेंशिएट करोगे तो बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि आई कैप तो कांस्टेंट है, एज द पार्टिकल इज मूविंग इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन आई कैप और जे कैप कांस्टेंट है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ये हम बोल सकते हैं ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। लेकिन अभी देखना, पोलर कोऑर्डिनेट में मामला इतना सिंपल नहीं रहता। पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत ये है कि अगर मान लो सपोज ये वाला पार्टिकल यहां से उठ के यहां जाता है इस जगह पे, अब आप देखो कि नई वाली जो पोजीशन है, लेट मी शो इट बाय अ डिफरेंट कलर, नई वाली जो पोजीशन है, इस नई वाली पोजीशन में यहां पे जो आर कैप होगा वो ऐसे होगा और यहां पे जो थीटा कैप होगा वो ऐसे होगा। नाउ नोट वेरी केयरफुली कि ये पुराना आर कैप और नया आर कैप, इन दोनों को कंपेयर करो। पुराना आर कैप अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, नया आर कैप थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। आर कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, मानता हूं, लेकिन किसी भी वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो तो उस वेक्टर को तो चेंज हुआ माना जाता है। तो देयरफॉर बात यह है कि आई कैप जे कैप में एक बड़ी सिंपल बात ये होती थी कि पार्टिकल नई पोजीशन से फाइनल पोजीशन में भी अगर आता था तो उसका आई कैप और जे कैप सेम रहते थे इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम यह है कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यह बिल्कुल पॉसिबल है कि इस आर कैप वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए और करस्पॉन्डिंगली थीटा कैप वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लो जब पार्टिकल यहां पे था तो आर कैप वॉज इक्वल टू आई कैप,
जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा देन आर कैप विल बी इक्वल टू जे कैप। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ इस पार्टिकल का आर कैप वेक्टर क्या सेम है दोनों जगह, द आंसर इज नो, आर कैप वेक्टर बिल्कुल सेम नहीं है। और पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबसे पहला और आई शुड से सबसे मेजर डिफरेंस यही रहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप हो गया या जे कैप हो गया, इनके डेरिवेटिव की हम बात ही नहीं करते थे क्योंकि ये कॉमन सेंस था कि इनका डेरिवेटिव जीरो होगा बिकॉज ये कांस्टेंट होते हैं। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में ये चीज नहीं होगी। इनफैक्ट पोलर कोऑर्डिनेट ही नहीं, आगे चल के आप बीटेक लेवल पे जितने भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे उन सब में ये प्रॉब्लम आती है कि यूनिट वेक्टर अनफॉर्चुनेटली चेंज होता है। यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव होता है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता जाता है वैसे वैसे आर कैप और थीटा कैप, ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स बिल्कुल जीरो नहीं होता है। ये दोनों के दोनों को आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करके इनका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। और इसीलिए कई बार बच्चों को पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से शुरू से ही टफ लगते हैं बिकॉज एकदम से एक नया कंसेप्ट आ जाता है। हालांकि अभी देखना इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल एग्री विद मी कि ये कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस कि ह्यूमन माइंड को हमेशा नई चीजों को थोड़ा रजिस्ट करने में मजा आता है कि यार ये कहां से आ गया, एकदम से शॉक लगता है। लेकिन अगर आप उसको शॉक को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रजिस्ट कर लो तो अभी आप देखना आगे चल के कंसेप्ट बहुत आसान होने वाला है। बट इन शॉर्ट मैं भी यही बता रहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दुनिया के बाकी जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं इन सब में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका डेरिवेटिव जीरो होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। लेकिन बाकी ज्यादातर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो अब जैसे जैसे अपन बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खतरनाक चीजें देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे वी हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज। तो इस नए आइडिया के साथ हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के आगे अभी बढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में और आगे चलते हैं। देखो अब आइडिया तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पे जो आई कैप थीटा कैप है इनका आर कैप थीटा कैप जो है इनका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो भाई ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा तो कितना होगा वो हम निकाल के देखते हैं। सी अब आप देखो कि मान लेते हैं कि पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, इनिशियली ये ग्रीन वाली पोजीशन पे था। तो जब ग्रीन वाली पोजीशन पे था तो इसका जो आर कैप वेक्टर था वो इधर होगा, और फाइनली मान लो थोड़े से dt टाइम बाद ये पार्टिकल मान लो रेड वाली पोजीशन पे आ जाता है। तो जब ये रेड वाली पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका जो आर कैप का डायरेक्शन होगा वो रेड वाला हो जाएगा। और अब अगर मान लो मेरे को चाहिए कि ये सारा का सारा काम हुआ है dt में, अब मुझे चाहिए कि इस आर कैप के अंदर चेंज कितना हो गया है, डी आर कैप। तो अब याद करो, यही हमने थोड़ी देर पहले सर्कुलर मोशन की बिगिनिंग में मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम रखते हो लेकिन उसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हो, तो जो चेंज इन दैट वेक्टर होता है, यहां पे आर कैप था, जो चेंज इन आर कैप होगा यानी कि डी आर कैप जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है मॉड ए इंटू डी थीटा। अब यहां पे आप देख लो कि ए वेक्टर इज आर कैप वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका जो मॉड होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पे सिंपली डी थीटा। तो देयरफॉर जो चेंज इन आर कैप वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा सिंपली डी थीटा, और उसका डायरेक्शन आप देख लो, उसका डायरेक्शन हमें पता है कि हो जाता था ऐसे, यू, ठीक है, ये आप देख लो, ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये हो जाता था डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने देखा था, डायरेक्शन होता था इस तरीके से कि अगर वेक्टर ए है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो जो डी ए वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर हो जाता था, और जिस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हो वैसा होता था। तो देयरफॉर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, अब आप याद करो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, थीटा वेक्टर, थीटा कैप। पिछले पेज पे देख लेते हैं, यू कैन सी कि आर कैप के परपेंडिकुलर होता है थीटा कैप। तो अगर आर कैप के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन थीटा कैप होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो देयरफॉर लेट मी राइट दिस डाउन, इसका डायरेक्शन थीटा कैप होगा और मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। तो अब फाइनली मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको। फाइनली अब आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास अगर ये वेक्टर था आर कैप वेक्टर, तो ध्यान से देखो कि अब डी आर कैप जो है इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस तरीके से। और इसको अगर मैं लिख लेता हूं पूरा, तो डी आर कैप का मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया।
तो सब कुछ अगर मिला देते हो तो ये चीज आ जाती है डी आर कैप, या अगर इसको चाहिए तो डी टी से डिवाइड भी कर दो, तो डी आर कैप बाई डी टी करते हो तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। ये छोटा सा रिजल्ट है विच वील नीड टू मेमोराइज, बिकॉज आगे चल के हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो भी कैलकुलेशंस करेंगे उन सब में ये रिजल्ट आपके काम आने वाले हैं कि बिकॉज सी अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है जिसके यूनिट वेक्टर ही डेरिवेटिव लेते हैं, यूनिट वेक्टर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसके हर प्रॉब्लम में ध्यान रखना, उसके हर प्रॉब्लम में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये वाले रिजल्ट, इस तरीके के रिजल्ट्स लगने वाले हैं। तो ये रिजल्ट बड़ा ब्रेड एंड बटर रिजल्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि आर कैप का जो डेरिवेटिव होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है ये, और उसका डायरेक्शन होता है थीटा कैप। तो चाहे तो आप ऊपर वाला रिजल्ट याद कर लो या चाहे तो नीचे वाला रिजल्ट याद कर लो, दोनों एक ही अल्टीमेटली। पर्सनली आई वुड एडवाइस यू कि आप ऊपर वाला रिजल्ट याद कर लो, बिकॉज उससे समझ के याद करना आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। इसी तरीके से अब जरा थीटा कैप की भी बारी आती है। अब देखो हमें पता है कि ये अगर आर कैप होता था तो ये होता था थीटा कैप डायरेक्शन, और यहां पे भी आप देख लो कि अगर आप थोड़ा सा पार्टिकल को मूव करोगे तो यू कैन सी कि थीटा कैप का जो नया डायरेक्शन है, अगर आर कैप का नया डायरेक्शन ऐसे आ जाता था ग्रीन वाला, तो उसी के परपेंडिकुलर थीटा कैप का नया डायरेक्शन आ जाएगा जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। तो यहां पे भी आप देख लो कि यहां पे भी अगर मान लो सपोज आप ये करते हो, छोटा सा जो ब्लू वेक्टर बना रहा हूं, बड़ा करना है तो चलो बड़ा कर देता हूं, ये जो ब्लू वेक्टर मैं बना रहा हूं ये एक तरह से आपका डी थीटा वेक्टर हो जाएगा। वापस छोटा करता हूं, और हमारा रूल क्या था, हमारा रूल वही पुराना रूल था हमारा कि आपको अगर डी थीटा वेक्टर चाहिए तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा डी थीटा के बराबर। ठीक है, ये कहां से आ गया, अपने उसी रूल से आया है कि किसी भी वेक्टर को रोटेट करते हो इनफाइनाइटेसिमल एंगल से तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है मॉड ए इंटू डी थीटा। अब यहां पे मॉड ए विल बी अगेन 1, तो 1 इंटू डी थीटा हो जाता है डी थीटा। तो थीटा कैप वेक्टर का भी अगर आप हल्का सा चेंज करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, और डायरेक्शन आप देख लो। ठीक है, डायरेक्शन यू कैन सी इन द फिगर। डायरेक्शन हमें पता है कि अपना जो भी वेक्टर होता था ए वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता था। अब आप खुद ही देख लो कि थीटा कैप के परपेंडिकुलर होता है आर कैप डायरेक्शन, लेकिन अगर आप फिगर को आप देखो एक बार तो आप इसको ये वाला जो डायरेक्शन है दिस इज नॉट आर कैप डायरेक्शन, दिस इज एसेंशियली माइनस आर कैप डायरेक्शन। तो देयरफॉर डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस आर कैप, विच फाइनली ब्रिंग्स अस टू द रिजल्ट डी थीटा कैप will have a magnitude d theta and direction minus r cap। अब ये जिस तरीके से मैंने रिजल्ट लिखे हैं, देखो मुझे पता है कि शुरू में जब 11th की बिगिनिंग में जब ये रिजल्ट्स और ये जब चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है तो उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता, लिखते से सर हो क्या रहा है। इसीलिए हम दोस्तों ने कहा था कि IIT नहीं करना है, बिकॉज यही सब टफ टफ चीजें थोड़े दिन में आने लग जाती हैं। नंबर 1, दे आर नॉट डिफिकल्ट, द ओनली थिंग इज कि ये आइडिया नया है। नए आइडिया को अगर आप थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं करोगे तो ये आप आराम से उसको समझ लोगे, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, आप ध्यान से देखो कि मैंने दोनों रिजल्ट बिल्कुल इस तरीके से लिखे कि ये रिजल्ट आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। सी अब मैं समराइज करके बताता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट, आई कैप जे कैप का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज ये कांस्टेंट होते हैं, लेकिन दुनिया भर के जितने और कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उनमें यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पॉइंट नंबर 1। अब हम यहां पे पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के वेक्टर हैं आर कैप थीटा कैप। आर कैप थीटा कैप दोनों का जो डेरिवेटिव होता है, दोनों का जो डिफरेंशियल होता है, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है डी थीटा। और आर कैप के केस में डायरेक्शन थीटा कैप हो जाता है, थीटा कैप के केस में डायरेक्शन माइनस आर कैप हो जाता है। वेरी सिंपल। दोनों का डी आर कैप लो चाहे डी थीटा कैप लो, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है डी थीटा, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा उल्टा करके हो जाता है। डी अगर आर कैप का लोगे तो ये थीटा कैप हो जाएगा, थीटा कैप का लोगे तो ये माइनस आर कैप हो जाएगा। वो माइनस आपको थोड़ा अलग से याद रखना है, बट अदरवाइज ये दोनों रिजल्ट इतने सिमेट्रिकल है और इतने सिंपल है कि इनको याद करना बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जेई लेवल की बुक्स में, गाइड्स में, मटेरियल्स में आप देखोगे तो ये थ्योरी या तो दी नहीं रहती है,
और या देते भी है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड और अजीब तरीके से देते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है वहां पे। लेकिन लकीली यू आर वाचिंग माय लेक्चर्स और यहाँ पे मैंने इस चीज को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता था उतना सिंप्लीफाई कर दिया है, और आपको इसको बचने की और इसको अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज वेरी वेरी इजी कि आप इसको आराम से समझ सकते हो और आराम से इसको ग्रास्प कर सकते हो। तो ये हमने देखा है कि आर कैप और थीटा कैप वेक्टर का डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैं इसमें आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, प्रॉब्लम एग्जांपल देके दिखाता हूं, देखो ठीक है। ये सब हटा देते हैं और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मान लो सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल किधर भी घूमने फिरने निकला है, ये ऐसे मान लो सपोज जा रहा है इस तरीके से, और अब ध्यान से देखो कि ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। अगर मैं उसको सर्कुलर मोशन ही करवा दूंगा देन द प्रॉब्लम वुड बिकम टू सिंपल। तो मान लो ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है और इसका थीटा भी चेंज होता जा रहा है, और आपको ये गिवन है कि जनरल टाइम टी पे इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये है मान लो सपोज लेट अस से 2t², और इसका थीटा भी इंक्रीज होता जा रहा है और टाइम के साथ साथ इसका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा आपको इसका दिया है लेट अस से 4t³। थीटा रेडियंस में है और आर मान लो सपोज आपका मीटर्स में है, जाने दो यूनिट्स कुछ भी रख लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है। नाउ नोट केयरफुली कि अगर मैं ऐसा बोल देता कि इस पार्टिकल का आर कांस्टेंट है और खाली थीटा चेंज हो रहा है, आर अगर कांस्टेंट रख के खाली थीटा चेंज करते हो तो इसी को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसी की बजाय अगर मैं थीटा को कांस्टेंट कर देता हूं और खाली आर को चेंज करता हूं, नोट वेरी केयरफुली कि अगर मैं थीटा को कांस्टेंट कर देता हूं, चेंज नहीं करता हूं, और खाली इसका आर बढ़ाता जाता हूं, तो ये तो यार 8th 9th स्टैंडर्ड वाला वन डायमेंशनल मोशन आ जाता है। लेकिन खेल तो तब होता है जब आर भी चेंज हो और थीटा भी चेंज हो, तब ये पार्टिकल बढ़िया मस्त होकर मूव करता है। और यूनिवर्स में ज्यादातर चीजें जो है वो इसी तरीके से मूव करती है कि दोनों चेंज होते हैं। अब अगर दोनों चेंज हो रहे हैं और मान लो अब मैं इसमें बोलता हूं कि जरा इस पार्टिकल के मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, तो यू विल सी कि एक जनरल टाइम टी पे इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा आर आर कैप, और अगर मान लो लेट अस से कि मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे पता है कि वेलोसिटी हो जाती है डी आर बाई डी टी। सी नोट वेरी केयरफुली कि पोलर कोऑर्डिनेट ले लो चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लो चाहे दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, अल्टीमेटली बेसिक डेफिनेशन वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की वो सब तो वही रहेगी। वेलोसिटी विल बी डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। नाउ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू हियर इज दिस कि आर वेक्टर की जगह आप अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो तो आर वेक्टर की जगह आप एक्स आई प्लस वाई जे नहीं रखोगे, आप आर वेक्टर की जगह आर इंटू आर कैप रखोगे। और अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब भी हम नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंशिएट करते थे हम इस यूनिट वेक्टर को सिंपली डेरिवेटिव के बाहर ले आते थे बिकॉज ये कांस्टेंट होता था। यहां बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहां पे आप इसको करोगे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट, दोनों को पूरी इज्जत दोगे, दोनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे और ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो अगर इस एग्जांपल के थ्रू बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो अभी हमने देखा था कि आर कैप और थीटा कैप का हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो डेरिवेटिव का यूज क्या होता है वो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कभी भी आप इस तरह की चीजों को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करते टाइम आप आर कैप का भी डेरिवेटिव लोगे और सिंपल आर जो है उसका भी डेरिवेटिव लोगे। एंड नाउ यू शुड सी कि आर का जो मैग्नीट्यूड है, जो फर्स्ट वाला टर्म है, आर का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको दिया है 2t², तो इसको तो एज इट इज डाल दो, और ये इधर बाहर जो आर है इसको भी 2t² डाल दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो कि ये जो दूसरा वाला टर्म था डी आर कैप बाई डी टी, ये अभी अभी हमने सीखा था कि हम किस तरीके से निकालते हैं। हमने देखा था कि डी आर कैप लो चाहे डी थीटा कैप लो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो डी थीटा होता है और डायरेक्शन दूसरे वाले वेक्टर के अलॉन्ग होता है। और तो यहां पे आप देख लो, अब इसको मैं हटाता हूं, मुझे पता है कि डी आर कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा डी थीटा और डायरेक्शन हो जाता है थीटा कैप। ठीक है, डायरेक्शन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आर को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो जो डी आर कैप का डायरेक्शन होगा वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन और कुछ नहीं है, ये आपका थीटा डायरेक्शन है। तो देयरफॉर ये आप लिख लोगे डेरिवेटिव और dt तो नीचे कॉपी हो जाएगा एज इट इज,
तो नाउ यू कैन सी कि इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट अभी आ गई है। थोड़ा सा ऊपर का मैं रफ वर्क हटा देता हूं अभी, ठीक है, और कलर भी दूसरा लगाते हैं, चलो मजा आएगा। तो अभी आप देख लो वेलोसिटी वेक्टर में, आप देख लो जो फर्स्ट वाला टर्म है, इस फर्स्ट वाले टर्म को देखो, ये हो जाएगा आपका 4t आर कैप, दूसरा है 2t स्क्वायर, तो एज इट इज है, और यहां पे अब आप देखो ये डी थीटा बाई डी टी है, और थीटा भी आपको दिया है इस तरीके से टाइम के टर्म्स में 4t क्यूब, ये आपको थीटा दिया है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि जो थीटा वाला टर्म है वो भी लिख लेते हैं, ऊपर ही लिखते हैं इसको भी, इनटू डी बाई डी टी ऑफ 4t क्यूब इंटू थीटा कैप। सो बड़ा मैथमेटिकल सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर आप सेम कैलकुलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करके देखो, इट विल बिकम वेरी वेरी लेंदी। शुरू में बच्चों को लगता है कि चलो सर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कम से कम समझ में तो आएगा, लेकिन वो खाली बिगिनर्स प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, कि अगर शुरू में पोलर कोऑर्डिनेट में शुरू के आधा एक घंटा अगर आप फोकस करके चीजें समझ लो, नहीं समझ में आता है तो पॉज करके 2-3 बार अगर आप इसको देख लो, लिख के खुद से कर लो, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में जब आप मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, तो आपको किसी ने बताया होगा कि यार 6 इंटू 3 होता है लेट्स से 18। अब आपने हो सकता है उस टाइम सोचो कि यार ये नई चीज सीखने की क्या जरूरत है, 6 इंटू 3 का तो मतलब क्या होगा, 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ऐसे फिंगर्स पे मैं 3 बार 6 प्लस 6 प्लस 6 करके 18 निकाल लूंगा। उस समय हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में ये चीज आपको ज्यादा आसान लगे, लेकिन अब आपको पता ही, यू मस्ट बी स्माइलिंग कि ये चीज करते रहोगे तो फिर आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फिफ्थ सिक्स में कभी आ ही नहीं पाओगे। उसके लिए आपको इसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। वही चीज है आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी, कि शुरू में थोड़ा सा टफ जरूर लगता है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको यहां पे बताया है। और अगर इसको ग्रास्प कर लोगे एक बार, तो पूरी लाइफ सेट है। इसके बाद पूरी लाइफ में आपका कहीं भी पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, आगे चल के बीटेक फर्स्ट ईयर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आएगा, उन सब में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं क्या कर रहा था कि ये डी थीटा बाई डी टी जो है, इस डी थीटा बाई डी टी को भी मैंने पुट कर दिया था। इनफैक्ट चलो ये सब तो कर ही चुका था। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर इंटू 12t स्क्वायर थीटा कैप, तो फाइनली 4t आर कैप प्लस 24t स्क्वायर थीटा कैप, ये आ जाएगा आपके पास। ये फाइनली इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप सोच के देखो कि एक दिन वो थे जब हम वेलोसिटी निकालने के ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता था। उसमें मैं आपको अगर मान लो ये दे देता कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, मान लो 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t क्यूब जे कैप, और मान लो मैं आपको इसकी वेलोसिटी निकालने को बोलता हूं, तो यू विल स्माइल, एब्सोल्युटली विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है और आपको अगर वेलोसिटी निकालना है, तो दिस इज सिंपली 4t आई कैप प्लस 12t स्क्वायर जे कैप। काम खत्म। क्यों काम खत्म? बिकॉज आई कैप जे कैप का डेरिवेटिव 0 होता है, ये कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं। ये पोलर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, ये सबसे बड़ा सिंप्लीफाइंग पॉइंट होता है। और इसीलिए बच्चों को हम बिल्कुल शुरू में 9-10 से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आती है तब हम पोलर कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक बार आप इंजीनियरिंग में चले जाओगे, आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाते हो, पढ़ना शुरू करते हो वहां पे, तो फिर तो पोलर कोऑर्डिनेट से नीचे वो बात ही नहीं करेंगे। फिर पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर के भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जेई में भी अगर आप देखो, पुराने जेई क्वेश्चंस उठा के देखो, तो उन्होंने ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑलरेडी। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये सब तो जेई कोर्स के बाहर है, ये सब तो आता ही नहीं है। जेई में आता है, 100% आता है। पुराने जेई क्वेश्चंस उठा के देखो, उन्होंने इस पूरी चीज के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं ऑलरेडी, और इसीलिए ये सारी की सारी चीजें कवर करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो सपोज आप बहुत हाई रैंक के लिए एम नहीं कर रहे हो, इफ यू आर क्लियर कि अगर मान लो सपोज 500-600 रैंक तक में आपका काम हो जाएगा, तो आप ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के डिटेल छोड़ सकते हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आप और अच्छी रैंक्स की एम कर रहे हो, अगर आपका ये टारगेट है कि भाई जेई में सारे क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब बनना चाहिए, अगर उस लेवल पे आप बात कर रहे हो, तो फिर ये सारी चीजें जानना डेफिनेटली जरूरी है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर आपको आर कैप, थीटा कैप वगैरह के टर्म्स में दे रखा है, तो
आप उसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो आपको आर कैप और थीटा कैप को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और इस तरीके से डिफरेंशिएट करके इसको हम यूज करते हैं। तो यहां तक हम क्या क्या देख चुके हैं, चलो शॉर्ट में मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर को आप डी थीटा एंगल से रोटेट करते हो तो उसके अंदर जो चेंज होता है वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि अगर वेक्टर है ए, उसको डी थीटा एंगल से रोटेट किया है और तो जो चेंज आता है उसको हम डी ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए डी थीटा और डायरेक्शन होता है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस किया एंड आई टोल्ड यू कि आर कैप थीटा कैप क्या होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 मेन पॉइंट था अपना, इसके ऊपर मैं आया कि आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है, और आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव हमने निकाल के देखा था। हमने देखा कि आर कैप का डेरिवेटिव हो चाहे थीटा कैप का डेरिवेटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है डी थीटा। बस आर कैप के केस में डायरेक्शन हो जाता है थीटा कैप, और थीटा कैप के केस में डायरेक्शन हो जाता है माइनस आर कैप। ये हमने देखा था कि आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने की टेक्निक थी। और फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा ये वाला एग्जांपल लेके आपको दिखाया कि इस नई नई सीखी हुई इंफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी 2 मिनट आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और जो जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, जो जो डेरिवेशंस मैंने अभी करवाई हैं, उन डेरिवेशंस को एक बार अच्छे से ब्लैंक पेपर के ऊपर खुद से लिख के देख लो, बिकॉज आगे जो चीजें हम देखने वाले हैं ये थोड़ी और लेंदी होने वाली है। कंसेप्ट सेम रहेगा लेकिन चीजें थोड़ी सी और लेंदी होने वाली है। तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में तभी आएंगी जब आपने ये पहली लेवल की चीज आपने अच्छे से मास्टर ही नहीं कर ली होगी, अपने दिमाग में और दिल में अच्छे से सेट कर ली होगी, तब आपको आगे की चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके ब्लैंक पेपर पे जो जो मैंने अभी तक पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताया है वो आप खुद से एक बार लिख के समझ के देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो चलो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं, देखते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, और आगे ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर के बाद आती है वेलोसिटी वेक्टर। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालते हैं। सी इनफॉर्मली तो हमने देख ही लिया है, अपना जो पिछला वाला एग्जांपल था इसमें हमने देख ही लिया है कि वेलोसिटी वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। इसी को हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेंगे और कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले पुरानी अपनी गोल्डन टाइम्स थे जब हम खाली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते थे, तो हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और आपको अगर इसकी वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी हो जाती है इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनफाइनाइटेसिमल टाइम। और बिल्कुल अगर बेसिक से चलोगे तो यू कैन सी कि इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ये होता था जो मैंने इधर पिंक कलर से दिखा रखा है, और हमें पता है कि इस इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को आप येलो और ऑरेंज मतलब इसे एक्स और वाई में रिजॉल्व कर सकते हो। तो डीएल वेक्टर को आप लिख सकते हो dx i प्लस dy j, dt से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर लो तो आपके पास ये पुरानी चीज आ जाती थी। ये तो अच्छे दिन थे जब हम खाली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज किया करते थे। अब ये सेम चीज अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालनी है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी अगर बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, मतलब हम उतना डेरिवेटिव ऑफ आई आर कैप थीटा कैप वगैरह के खतरनाक डायरेक्शन में नहीं भी जाते, बिल्कुल कॉमन सेंस से भी देखते हैं। तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो अपना पार्टिकल अब की बार ये वाले पाथ पे जा रहा था और dt टाइम में इसका अगेन वही पिंक वाला थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dl, तो याद करो कि dl को या किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना पॉसिबल होता है। बस अब की बार हम ये करते हैं कि dl वेक्टर को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में नहीं तोड़ते। सी किसी भी वेक्टर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो जरूरी नहीं है कि दो कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे हो, दो कंपोनेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो मैंने यहां पे किया है कि अगर डीएल वेक्टर को मुझे तोड़ना था तो डीएल वेक्टर को आपकी बात ध्यान से देखो, मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है। एक येलो वाला कंपोनेंट ऐसा है जो थीटा कैप के डायरेक्शन में है, और ऑरेंज वाला वेक्टर ऐसा है जो आपका एक तरह से आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से अगर मैं तोड़ लेता हूं तो अब देखो फ्रॉम सर्कुलर मोशन, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ सर्कल वी नो दैट कि ये जो येलो वाला वेक्टर है, इस येलो वाले वेक्टर की लेंथ हो जाएगी r मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। तो देयरफॉर सबसे पहली चीज तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट डीएल वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ येलो एंड ऑरेंज वेक्टर्स। अब येलो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा इतना r डी थीटा, और इसका डायरेक्शन क्लियरली थीटा कैप है, तो डायरेक्शन थीटा कैप है। ऑरेंज वाला वेक्टर जो है उसको देख लो। अब ऑरेंज में आप देख लो कैलकुलस का नोटेशन होता है ये तो कि अगर ये r है
तो इसके इनफाइनेटसिमल एक्सटेंशन को हम dr बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऑरेंज वाले वेक्टर का dr और डायरेक्शन तो है आपका r कैप। तो देयरफॉर एक चीज और देखो कि अब अभी जो मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर आप मान लो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि r कैप का डेरिवेटिव लेते हैं, थीटा कैप का डेरिवेटिव लेते हैं, उतनी सारी मैथमेटिक्स से अगर आप थोड़ा परेशान भी हो गए थे तो जाने दो, उसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दो। हमेशा के लिए साइड में मत रखना, वो काम आएगा आगे, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर आप उसको साइड में भी रख दोगे तो बिल्कुल जीरो से भी अगर समझना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व किया और येलो वाला और ऑरेंज वाले वेक्टर्स को हमने थोड़ा प्रॉपरली लिख लिया इस तरीके से। और बस अब डिस्प्लेसमेंट को मैं अगले स्टेप में टाइम से डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन जो है ऊपर वाली इसको दोनों तरफ में LHS RHS दोनों में मैं इसको dt से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर दोनों साइड आप dt से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास बन जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लो। r d थीटा को मैंने डिवाइड किया है dt से, dr को मैंने डिवाइड किया है dt से, इस तरीके से। तो ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये चीज है। और वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होता है जो आर कैप डायरेक्शन में होता है इसको ये लोग रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो पार्टिकल है ये अगर ऐसे जा रहा है तो यू कैन इजीली सी कि ये ओरिजिन से दूर भी होता जा रहा है और एंगल भी बढ़ता जा रहा है इसका। तो ओरिजिन से दूर करने वाला या आर को बढ़ाने वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये होता है dr/dt, और एंगल को चेंज करने वाला जो कंपोनेंट होता है वो येलो वाले पार्ट से आता है, वो हो जाता है आपका r d theta/dt, जिसमें d theta/dt अपना पुराना दोस्त है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। और बिल्कुल फाइनल अगर आप देखो बुक्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो अपन ऐसा बोलेंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर इस तरीके से जा रहा है किसी भी कर्व में तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होता था ये वाला जिसको मैं रेडियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ। बुक्स में जनरली ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नोटेशन कई बार कर देते हैं, वो भी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज बुक्स पढ़ने में दिक्कत होगी फिर, तो मैं वो नोटेशन भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है जिसको मैंने इधर एनसर्कल कर रखा है, रेडियल कंपोनेंट जो है इसको ये बोल देते हैं, बार बार मैं आर लिख देता हूँ इधर, इसको बोल देते हैं वी आर। और वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है इसको वेलोसिटी का थीटा वाला कंपोनेंट बोल सकते हो आप चाहे तो, इसको ये लोग बोल देते हैं वी थीटा। तो वी आर की वैल्यू होती है dr/dt और वी थीटा की वैल्यू होती है r ओमेगा या r d theta/dt, ये बात है। और एक और चीज ध्यान से देखना, मैं पहले भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर चुका हूं कि इस पूरी की पूरी डेरिवेशन में मैंने सर्कुलर मोशन की बहुत मैथमेटिकल उसमें नहीं गया हूं कि r कैप का डेरिवेटिव थीटा कैप का डेरिवेटिव, उस तरीके से मैं नहीं गया हूं। मैंने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले तरीके से ये रिजल्ट निकाल के रख दिया है। हालांकि अगर आप चाहो, देखो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी थ्योरी, आर कैप का डेरिवेटिव थीटा कैप का डेरिवेटिव, और वो चीज यूज करोगे तो फिर आपको इतने सारे कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेशन लाइफ में एक बार करके जरूर देख लेना चाहिए, बिकॉज दिस गिव्स यू अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप बिल्कुल मैथमेटिकली जाते हो तो आप देख लो, वेलोसिटी होती है, बिल्कुल मैथमेटिकली देखो तो वेलोसिटी होती है dr/dt which is d/dt of r cap which is r cap into dr/dt plus r into dr cap/dt। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व एग्जांपल लिया था, मैं अब उस पैटर्न पे जा रहा हूं। और अभी देखना कि ये जो रेड कलर से मैं नीचे डेरिवेशन दे रहा हूं ये एक तरह से ऑल्टरनेट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का फायदा ये है कि ये फटाफट हो जाती है, इसमें आपको ज्यादा सोचना विजुलाइज नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता। जो ऊपर वाली मैंने डेरिवेशन दिखाई थी इसका फायदा ये था कि ये इस चीज से सब्जेक्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है कि अगर पार्टिकल जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आर को बढ़ाएगा, दूसरा कंपोनेंट थीटा को बढ़ाएगा, पूरी चीज की फिजिकल सिग्निफिकेंस ऊपर वाली डेरिवेशन से बड़े अच्छे से समझ में आती है। लेकिन फिर भी दूसरी वाली जो डेरिवेशन है उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। आर कैप dr/dt को तो सेम रखा, अब ये वाला जो टर्म था इसको आप देख लो, इसमें आप याद करो dr कैप कितना होता था, ये हो जाता था मैग्नीट्यूड में d थीटा और डायरेक्शन में थीटा कैप। ये तो फाइनली आप देख लो सब कुछ मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है आपका। लेट मी हाईलाइट इट प्रॉपरली, ये फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाता है विच यू कैन इजीली सी कि ये चीज और कुछ नहीं है, ये सेम चीज आपके पास आ रही है। और गुड थिंग अबाउट द रेड वाला डेरिवेशन, द ऑल्टरनेट डेरिवेशन इज दिस दैट दिस इज मच फास्टर। और आगे चल के जैसे जैसे आपका सर्कुलर मोशन पक्का होता जाएगा वैसे वैसे
आई वुड रिकमेंड कि आप चीजों को इसी तरीके से डिराइव करो। इसमें विजुअलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम में आप बैठ के जीरो से थोड़ी विजुअलाइज करते रहोगे, फिर तो बैठे ही रह जाओगे। तो एक बार आप समझने के लिए ये समझ लो कि किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, एक बार पीछे लेके चलता हूं, किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डीएल वेक्टर को डीएक्स डीवाई में रिजॉल्व करके डीटी से डिवाइड करते थे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का काम होता था। पोलर कोऑर्डिनेट्स में डीएल वेक्टर को हम आर के पैरेलल और आर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं और फिर dt से डिवाइड करते हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है। बस बात इतनी सी है, ये एक बार आप अच्छे से समझना है आपको। और उसके बाद फिर आगे आपको जो भी डेरिवेशंस करनी है उसमें स्पीड तभी बनेगी कैलकुलेशन की जब आपको ये स्टेप आता होगा। ये छोटा सा जो स्टेप है इस पूरे कैलकुलेशन में बच्चे जहां पे अटकते हैं शुरू शुरू में, बस वो ये वाला स्टेप होता है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है कि यूनिट वेक्टर आर कैप का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। ये अगर आपको आता है तो आपको आगे फटाफट डेरिवेशन करने से, सर्कुलर मोशन मास्टर करने से एब्सोल्युटली कोई नहीं रोक सकता, इफ यू नो दिस लिटिल स्टेप। ये बात है, और इसीलिए शुरू से मैंने इस चीज को बड़ा अच्छे से स्ट्रेस किया था कि आर कैप और थीटा कैप वेरिएबल होते हैं, इनका डेरिवेटिव होता है और इनका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं, इसको हमने शुरू से बड़े अच्छे से स्ट्रेस करके मैंने आपको बताया था, जस्ट बिकॉज यही सबसे इसमें क्रूशियल वाला स्टेप होता है। तो ये हमने निकाल लिया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया है। चलो और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी शो यू कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी इवन बिगर। और ये पार्ट ऐसा है जिसको मैं अभी भी इवन फॉर गुड स्टूडेंट्स आई विल से कि इसको थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हो, इन द सेंस कि थोड़े टाइम बाद आके यू कैन हैव अ लुक एट दिस, बिकॉज इसमें देखो कोई नया कंसेप्ट नहीं रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। बस ये कि कैलकुलेशन, अगर वेलोसिटी में इतने कैलकुलेशन थे तो एक्सेलरेशन में इतने कैलकुलेशंस हो जाएंगे, और नया नया कंसेप्ट, अब इसमें नए कंसेप्ट के साथ अगर कैलकुलेशन भी बहुत सारा बढ़ा देता हूं तो इट बिकम्स समटाइम्स अ लिटिल बिट कम्बरसम। तो इस बार ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ऑप्शनल है, एक्सेलरेशन वाला। इसको अभी करना है तो अभी कर सकते हो, बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जेई में अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखो तो जेई एडवांस में इसके ऊपर एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि आउट ऑफ कोर्स है तो छोड़ देंगे तो चल जाएगा, नहीं। हाँ ये है कि अगर बहुत टॉप रैंक्स नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हो, बिकॉज जेई में, सी जेई एडवांस में ऐसा तो नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन करके आते हो, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। अगर 60-70% भी पेपर आप अच्छे से करके आ जाते हो तो आपकी अच्छी रैंक बन जाएगी। तो देयरफॉर 70% पेपर भी अगर आप करके आते हो तो उसका मतलब है कि 30% छोड़ सकते हो। तो देयरफॉर इफ यू आर नॉट एमिंग एट द सुपर टॉप रैंक्स, देन आप उसमें से हर पेपर में से दो चार क्वेश्चन इधर उधर थोड़े बहुत छोड़ सकते हो, और उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ये चलेगा। लेकिन अगर परफेक्शनिस्ट हो, सारे के सारे मार्क्स चाहिए, बिल्कुल नंबर 1 वाली रैंक चाहिए, तो फिर भाई इसको अभी ना सही बाद में कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं आगे आपको बताना शुरू करता हूं। हमें और कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब आप देख लो, वैसे जब तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थे तब तक आप देख लो एक्सेलरेशन निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता था। हमें पता है कि ये हो जाता था इस तरीके से, अगर मान लो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सेलरेशन निकालना था तो वेलोसिटी के को एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, और तीनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके इस तरीके से आप डेरिवेटिव ले लेते थे। और इस डेरिवेटिव को आराम से लेने के पीछे खास बात बस यही थी कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप सब कांस्टेंट है, तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो फिर से ये आई जे के आपके एक्स डेरिवेटिव के बाहर आ जाते थे, एंड द डिफरेंशिएशन प्रोसेस वाज वेरी इजी। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब आप देखो, मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन की भी दो डेरिवेशन करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल वैसी डेरिवेशन करवाऊंगा जिससे फटाफट डेरिवेशन हो जाएगी, बिल्कुल मैथमेटिकल सी डेरिवेशन है। और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाने के लिए मैं इसको आपको एक लंबे तरीके से भी डिराइव करवाऊंगा, विच विल बी easier but which will be longer and which will give you a better insight of what the things are और हर टर्म का मीनिंग क्या है। बट सबसे पहले तो जो अपना बिल्कुल सीधा साधा तरीका है उससे डिराइव करते हैं। देखो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि वेलोसिटी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी का एक रेडियल कंपोनेंट होता था ये वाला, और एक थीटा कैप वाला कंपोनेंट होता था, ये वेलोसिटी होती थी, हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें इसको और डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो देख लो भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल सी
कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब आप देखो अब ये बड़ा सा डेरिवेटिव होने वाला है, सी गुड थिंग अबाउट दिस डिफरेंशिएशन मेथड इज दिस कि इसमें सोचना नहीं पड़ता, विजुलाइज नहीं करना पड़ता ज्यादातर। अगर आपको एक सिस्टम है, एक स्टेप, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टम को फॉलो करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने वेलोसिटी लिखी और वेलोसिटी को हम पूरा डिफरेंशिएट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डेरिवेटिव थोड़े से लंबे पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो आपको लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। तो इसको आप देख लो, अगला स्टेप, आर कैप को बाहर लिखो और डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी कर दो। दिस इज वेरी सिली, डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी क्यों लिख रहे हैं? अब तो अपन बड़े हो गए, अगर अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लेवल पे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल डी आर स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर तो इसको एक बार में लिख ही सकता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर, ठीक है, प्लस डी आर बाई डी टी और ब्रैकेट में क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर कैप। ये हमने देखा था कि ये आर कैप वगैरह जो है इनको भी डिफरेंशिएट करना होता है। ये हो गया अपना फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाले टर्म को मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के ऐसे कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा चलो इसी को सिंप्लीफाई करता हूं पहले, टू कीप द थिंग्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। इसका तो कुछ करना नहीं है तो उसको तो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप देखो सेकेंड वाले टर्म को आप देखो डी आर बाई डी टी। अब तो ठीक है, ये जो चीज है हमें पता है कि डी आर कैप कैसे निकालते थे। डी आर कैप का मैग्नीट्यूड होता था डी थीटा और डायरेक्शन होता था थीटा कैप, ऐसे। और फर्दर देखो तो ये हो जाएगा आर कैप इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस, नाउ यू शुड सी कि जहां जहां भी आपको डी थीटा बाई डी टी आता है, डी थीटा बाई डी टी को हम प्यार से शॉर्ट में ओमेगा बोल ही देते हैं, तो इसको हम ओमेगा बोल देंगे और ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी लिख देंगे इसको सिंपली ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया है फर्स्ट वाला ब्रैकेट, फर्स्ट वाला टर्म, ये डिफरेंशिएट करके आ गया है इतना, ठीक है। अभी नाउ लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर और हम सेकेंड वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ सेकेंड वाला पार्ट इज गोइंग टू बी बिगर इन डिफरेंशिएशन, बिकॉज आप सेकेंड वाले पार्ट में देखो 1 2 3 चीजें हैं। अब 3 चीजों का प्रोडक्ट है, 3 चीजों के प्रोडक्ट को अगर डिफरेंशिएट करते तो लगेगा प्रोडक्ट रूल ही, लेकिन वो 3 बार लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन डरते तो है नहीं, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अपन क्या करते हैं कि आर और ओमेगा जो है इन दोनों को बाहर रखते हैं और थीटा कैप को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बड़ी मजेदार चीज है, सिंपल है, एक बार अगर आप समझ जाओगे तो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, आर ओमेगा को बाहर रखो, थीटा कैप को डिफरेंशिएट करो, फिर आर और थीटा कैप को बाहर रखो और ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, फिर ओमेगा और थीटा कैप को रखो बाहर और आर को डिफरेंशिएट करो। वही पुराना आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो होती थी अपनी डिफरेंशिएशन में, वो सब लगा रहे हैं। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो वही है, ये वाला हमेशा की तरह कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका डेरिवेटिव होता है। तो अब आप याद करो, थीटा कैप का भी जो डेरिवेटिव होता था डी थीटा कैप, उसका भी मैग्नीट्यूड होता था थीटा ही, मैग्नीट्यूड होता था डी थीटा और डायरेक्शन हो जाता था माइनस आर कैप। ये क्रूशियल रूल है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो आर ओमेगा और डी थीटा कैप को मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे, और नीचे dt है तो उससे डिवाइड तो कर ही देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी के स्टेप्स तो आसान है। यू माइट रिमेंबर कि डी ओमेगा बाई डी टी जो होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा जो होता था, उसी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी को हम अल्फा बोल देते थे, तो इसको हम अल्फा बोल देंगे, आर अल्फा थीटा कैप। फिर इसी तरीके से आप देख लो लास्ट वाले टर्म को तो अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो ओमेगा और डी आर बाई डी टी तो एज इट इज रहेंगे, बस इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा थीटा कैप। तो ये आपका जो ग्रीन कलर से है ये आपका सेकेंड वाला टर्म आ गया है। इसको नीचे आप लिख लो, चाहे तो एज इट इज कॉपी कर लो, डजंट मैटर। तो फाइनली मेरे पास अभी क्या आ गया है, मेरे पास वेलोसिटी थी। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते थे। वेलोसिटी के फर्स्ट वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके ये आ गया, सेकेंड वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करके ये पूरी चीज आ गई है। तो देयरफॉर यू कैन सी ये हमारे पास यहां तक एक्सेलरेशन तो आ चुका है, बस अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। बिकॉज यू कैन सी कि अब ये वाला जो टर्म है आर कैप है, ये वाला टर्म भी आर कैप है। तो मैं आगे बस यही करने वाला हूं कि जैसे
हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी क्या करते थे कि डिफरेंशिएशन के बाद लास्ट में सारे आई कैप वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेते थे, सारे जे कैप वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेते थे, बस वही सब मैं लास्ट में करने वाला हूं। तो आप देखो सारे आर कैप वाले टर्म्स को इकट्ठा करूंगा और फिर से एक अलग कलर लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा कलर लेते हैं, अब की बार कुछ वॉयलेट कलर लेते हैं। तो देखो फाइनली एक्सेलरेशन में आप देख लो आर कैप वाले कौन कौन से टर्म्स हैं वो देखो। आर कैप वाले टर्म्स में सबसे पहले तो ये डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, और फिर आप देख लोगे एक टर्म आपका यहाँ पे भी है ये वाला, ठीक है, तो इसको भी लिख लेता हूँ, ये है माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। नोट केयरफुली कि यहाँ पे भी ये डी थीटा बाई डी टी है, डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, तो इसको भी मैंने ओमेगा ही पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ये दो टर्म्स तो ऐसे हो गए। फिर थीटा कैप डायरेक्शन में आप देखो क्या क्या टर्म्स हैं। थीटा कैप डायरेक्शन में आप देख लो, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ फॉर सम रीजन, अभी देखना, आर अल्फा लिखता हूँ पहले, और उसके बाद आप ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म, ध्यान से देखो कि ये दोनों टर्म आपके सेम है, तो ट्वाइस करके लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा इंटू डी आर बाय डी टी, ये आपका एक टर्म हो जाएगा लास्ट में। तो फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फाइनली हमने क्या निकाल लिया है, फाइनली हमने ये निकाल लिया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है या एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आता है, ये हमने लिख लिया है। और इसको मैथमेटिकली डिराइव करना तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल होता है, लेकिन हाँ फिर भी 11th की बिगिनिंग में जब नए नए स्टूडेंट को पहली बार ये चीज बताते हैं तो वो थोड़ी सी जरूर मुश्किल लगती है कि यार ये भारी लगती है कि इतने सारे कैलकुलेशन हो गए, बट अदरवाइज आप सोच के देखो कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और कुछ भी नहीं है, बस बार बार डिफरेंशिएट 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 करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। मेन बात यह है कि आपको थीटा कैप और आर कैप का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, बिकॉज यही स्टेप है जो जनरली बच्चों को अटकता है, लेकिन अगर आपको ये आता है तो फिर बहुत स्मूथली ये डेरिवेशन पूरी हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। लेकिन लास्ट में एक बार ये रिजल्ट आने के बाद आप ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस रिजल्ट को डिराइव करना इंपॉर्टेंट था, या शायद मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वैसे तो देखो टर्म्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, ये वाला टर्म आ गया, 1 2 3 4 टर्म्स आ रहे हैं। अब इनमें किस किस की क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है वो थोड़ा सा भी अपन और समझेंगे। मैं पहले थोड़ा सा रफ वर्क हटा देता हूं यहाँ पे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इन सारे के सारे टर्म्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होगी, वो अभी अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि मान लेते हैं, जैसे इसी टर्म से शुरू करते हैं, पहले वाले टर्म से। ये आप ये देखो कि एक्सेलरेशन का जो आर कैप वाला डायरेक्शन है, ये मान लो पार्टिकल है, एक्सेलरेशन का ये आर कैप डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन के आर कैप वाले डायरेक्शन में दो टर्म्स हैं। ये वाला जो टर्म है ये तो आपका वही पुराना टर्म है जो आपने शायद थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या अभी हमने 11th में देखा था कि अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। वही टर्म ये वाला भी है कि अगर कोई पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इसका आर अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है तो आर का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो तो आएगा ही आएगा। तो ये आपका जैसे एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव होता था एक्सेलरेशन, उसी तरीके से आर का जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो आना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये पार्टिकल का सेंटर से या ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होने वाला जो टर्म होता है वो ये होता है, और ये सबसे सिंपल वाला टर्म होता है। एक बात और ये भी ध्यान रखना कि जो सर्कुलर मोशन होता था, बिल्कुल प्योर सर्कुलर मोशन होता था जिसमें पार्टिकल सेंटर के अराउंड एक्चुअली सर्कल में मूव करेगा, इसमें आर कांस्टेंट होता था। बिल्कुल प्योर सर्कुलर मोशन में देखोगे तो ये वाला टर्म 100% जीरो होगा, बिकॉज उसमें आर तो चेंज नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा वाला टर्म अगर आप देखते हो तो ये भी अपना पुराना टर्म है। आप सोच के देखो आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, याद करके देखो, आर ओमेगा स्क्वायर, यस यू आर वेरी करेक्ट, आर ओमेगा स्क्वायर होता था सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका एक एक्सेलरेशन आता है जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे। तो ये वाला टर्म और कुछ नहीं है, ये आपका वही पुराना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, ये बात है। तो देयरफॉर ये आप देख लो कि इन दोनों टर्म्स के बारे में तो बात हो गई कि ये
और ये दोनों टर्म्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये r का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से ये वाला एक्सेलरेशन का टर्म आ रहा है। इसी तरीके से अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर भी जाते हैं। ये वाले टर्म को आप देख लो, ये वाला टर्म भी आप थोड़ा सा सोच के देखो, ये भी पुराना टर्म है। बिकॉज आप याद करो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता था और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था, तो याद करो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AC का एक भाई आ जाता था जिसको हम बोलते थे AT, और AT हो जाता था R अल्फा, और उसका डायरेक्शन क्या होता था, डायरेक्शन आप याद करो, डायरेक्शन वही थीटा कैप होता था। तो देयरफॉर थीटा कैप डायरेक्शन में R अल्फा वाला जो एक्सेलरेशन है ये और कुछ नहीं है, ये एब्सोल्युटली आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये जो चीज है ये है आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस तो यहां तक आप देखो, यहां तक तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं, बिकॉज ये तीन टर्म्स तो अपने ऐसे हैं जो बिल्कुल पुराने हैं। ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन से आ जाता था, ये AC है, ये AT है, ये पुराने टर्म्स है। ये अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वाला टर्म है ये नया टर्म है, और ये बिल्कुल नया टर्म है, ये हमने आज तक पहले नहीं देखा था। और ये इसी तरह के केस में आता है जहां पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा हो और सर्कुलर मोशन के साथ साथ अगर रेडियस भी चेंज हो रहा हो। ध्यान से देखो कि अगर रेडियस नहीं चेंज होगा तो ये जीरो हो जाएगा, अगर थीटा नहीं चेंज होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो R और थीटा दोनों के चेंज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म और आता है ये वाला, और इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम होता है, और बचपन में शायद आपने इसका नाम कहीं सुना होगा। इस एक्सेलरेशन को ये लोग बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं नाम यहाँ पे। कई बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं कोरियोलिस वर्ड सुन के, बट ये जेई में पूछ चुके हैं, तो देयरफॉर डोंट गेट अफ्रेड कि ये अपने को नहीं करना है या कोर्स के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोरियोलिस हो सेंट्रिपिटल हो। इनफैक्ट आप सोच के देखो, कोरियोलिस तो इतना सा वर्ड होता है, सेंट्रिपिटल इतना बड़ा वर्ड होता है, टेंजेंशियल इतना बड़ा वर्ड होता है। सेंट्रिपिटल भी अगर आप सोच के देखो तो आज से लेटेस्ट से 6 महीने पहले सेंट्रिपिटल भी आपके लिए नया वर्ड था, लेकिन जितने आराम से आपने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन समझ लिया था, वैसे ही आप देख लो अल्टीमेटली कोरियोलिस एक्सेलरेशन भी होता है, और कुछ भी नहीं है। एक्सेलरेशन इज अ स्लाइटली वियर्ड थिंग। वेलोसिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना आसान होता है, एक्सेलरेशन इज अ स्लाइटली मोर वियर्ड थिंग। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं जो आपके मैथमेटिकली डेफिनेशन से आ जाते हैं। ये जो टर्म था इसको सेंट्रिपेटल, इसको टेंजेंशियल बोलते थे, ये एक नया वाला जो आ गया इसको कोरियोलिस बोलते हैं। और ध्यान रखना कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन प्योर सर्कुलर मोशन में नहीं आता, बिकॉज प्योर सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा तो ये लास्ट वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, तब खाली AC और AT रहेंगे जो हमने पहले ही देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल रेडियस है, मतलब फिर सर्कुलर मोशन बोलेंगे ही नहीं उसको, फिर इस तरह का जो मोशन होता है इसको ये लोग कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर पार्टिकल चलता है तो उसको ये लोग रेक्टिलीनियर मोशन बोलते थे, और अगर एक जनरल कर्व के अलोंग पार्टिकल चलता है तो उसको ये लोग कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन के भी और ऊपर चले जाओ तो आप या तो इसको सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल रेडियस बोल दो, विच इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू। लोग इसको जनरली बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, और कर्वीलिनियर मोशन में AC और AT तो रहते ही हैं, उसके साथ दो नए टर्म्स आते हैं, ये वाला और ये वाला। ये दो टर्म्स आपके रेडियस चेंज होने की वजह से आते हैं। एक तो सिंपल टर्म होता है, इसको चाहे तो आप कुछ भी बोल दो, इसको सेंट्रिपिटल बोल रहे हो तो इसको चाहो तो आप रेडियल एक्सेलरेशन बोल दो। कई बार लोग इन दोनों को मिला के रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। कोई ऐसा सच पहले वाले टर्म का कोई ऐसा फिक्स नाम नहीं है, बिकॉज पहले वाला जो टर्म है तो बिल्कुल बच्चों वाला टर्म है। लास्ट वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा लोगों को जब पहली बार ढूंढा था तो उनको बड़ा मजा आया था, और इसको ये लोग कोरियोलिस टर्म या कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये बात है। लॉन्ग टर्म में जब आप सर्कुलर मोशन को बहुत ज्यादा यूज करोगे बीटेक फर्स्ट ईयर के लेवल पे, तब आपको प्रोफेसर्स वहां पे ये जरूर बोलेंगे कि भाई ये एक्सप्रेशन आपको फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनलेस यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी, मैंने देखा है कुछ बच्चों की बहुत ही मेमोरी तेज होती है, देखते ही याद हो जाती है उनको चीजें, सुपर ब्रिलियंट। तो अगर आपको देखते ही चीजें याद हो जाती है तो आप याद कर लो, फिर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकला, बिकॉज अल्टीमेटली बीटेक लेवल पे तो आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस लेवल पे आपको इसकी डेरिवेशन का आइडिया होना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन से ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के उसको ऐसा क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इस रिजल्ट का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इन टर्म्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन कोई महान बात नहीं होती है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है, जैसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसी का छोटा भाई हो जाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। बस बाकी
ये एक्सप्रेशन पूरा आपको याद करने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देयरफॉर हमने एक बड़ी चीज कर ली है कि हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पूरा निकाल लिया है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन का पूरा एक्सप्रेशन कैसे होता है ये निकाल लिया। और हमने देखा है कि इस पूरी डेरिवेशन में बस एक छोटी सी चीज होती है जहां पे आप अटक सकते थे, वो नहीं अटकना है। वो यही कि आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव लेना अगर आपको आता है तो पूरे पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप, ट्रस्ट मी, पूरे पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप कहीं नहीं अटकोगे अगर आपको आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव लेना आता है। इसीलिए मैंने शुरू से उस चीज को एम्फेसाइज करके रखा है कि आपको ये दोनों छोटे छोटे डेरिवेटिव्स लेने आने चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये आता है तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स की कोई भी डेरिवेशन हो दुनिया की, आप आराम से उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बात है, दिस इज हाउ वी कैन डिराइव एक्सेलरेशन एज फार एज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कंसर्न। चलो और आगे चलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एक्सेलरेशन अपन देख रहे थे, मैंने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसकी एक ऑल्टरनेट डेरिवेशन भी करवाने वाला हूं। तो नाउ लेट मी टेक यू टू दैट ऑल्टरनेट डेरिवेशन। बट अगेन ध्यान रखना कि दोनों डेरिवेशंस में इफ यू आस्क मी कि मेरी फेवरेट डेरिवेशन कौन सी है, वो फर्स्ट वाली है, बिकॉज नीट एंड क्लीन डेरिवेशन है और सिंपल तरीके से उससे सारा का सारा एक्सेलरेशन आ जाता है। बट फिर भी जो अब मैं आपको दूसरी डेरिवेशन करवाने वाला हूं, इस डेरिवेशन से थोड़ा सा कई चीजों की फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो ये डेरिवेशन आपको बहुत ज्यादा बार बार यूज नहीं करनी है। इनफैक्ट जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ जाओगे, देन व्हेन यू लुक बैक एट दिस डेरिवेशन यू विल स्माइल कि यार अपन बच्चों की तरह इस लेवल पे भी बात किया करते थे। लेकिन फिर भी बिल्कुल बच्चों की तरह एक बार थोड़ा सा इस चीज को देख भी लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए अभी ये बच्चों वाली चीज नहीं है, अभी हमारे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए मैं आपको ये सेम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन थोड़े और बेसिक फंडामेंटल तरीके से डिराइव करके दिखाता हूं। देखो ये मेथड मैथमेटिकल नहीं होगा ज्यादा, इट विल बी मोर कंसेप्चुअल और इससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। देखते हैं। सी बेसिकली तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो वेलोसिटी होती थी इसका एक आर कैप कंपोनेंट होता था और एक थीटा कैप कंपोनेंट होता था। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी के आर कैप वाले कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट और थीटा वाले कंपोनेंट दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। दोनों के अंदर dt टाइम में कितना चेंज होता है वो देखना होगा। तो अब जरा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूं। सी सबसे पहले मैं इसकी बात नहीं करूंगा थीटा वाले कंपोनेंट की, मान लो मैं खाली आर वाले कंपोनेंट की बात करता हूं। मान लेते हैं, इफ यू लुक एट दिस फिगर, मान लेते हैं कि इनिशियली एक टाइम टी पे पार्टिकल इस इनिशियल पोजीशन पे था और dt टाइम बाद मान लेते हैं कि पार्टिकल इस फाइनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। यहां पे ये फाइनल पोजीशन पे dt टाइम बाद आ जाता है। अब आप ध्यान से देखो कि वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है, इसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं फिगर को, सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। अभी देखो, नाउ दिस इज नाइस। अब आप देखो वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है इसको मैंने रेड या ऑरेंज जो भी कलर है इस कलर से मैंने आपको दिखाया है, लेट्स कॉल इट रेड। अब यहां पे देखो कि अगर ये पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है तो रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज होगा। ध्यान से देखो, ये एरो थोड़ा सा छोटा है, ये एरो थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है। तो रेड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और डायरेक्शन भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा रोटेट कर गया है, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो दोनों को एकोमोडेट करके अपने को चेंज निकालना होगा इन रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों अगर चेंज होते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। रेड वाले वेक्टर का दोनों चेंज हो रहा है, वो तो हमें दिख गया। सिमिलरली ग्रीन वाले वेक्टर को भी देखो, ग्रीन वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी अगर आप देखो, अगर पार्टिकल थोड़ा सा मूव करता है तो थीटा वाला जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये भी ग्रीन वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज को अपने को एकोमोडेट करना होगा। देखो ये कुछ कुछ वैसे ही जा रहा है जैसे हमने जब सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन करी थी। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का खाली डायरेक्शन चेंज होता था और उससे हमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलता था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता था और डायरेक्शन भी चेंज होता था। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से टेंजेंशियल मिलता था, डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलता था। यहां पे उसी कंसेप्ट को हम दो बार लगाने वाले हैं, एक बार रेड वाले डायरेक्शन में लगाने वाले हैं, दूसरी बार हम ग्रीन वाले वेक्टर के लिए लगाने वाले हैं। तो देखो अभी आगे चलते हैं, लेट मी नाउ टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। अब सबसे पहले मैं रेड वाले वेक्टर को थोड़ा सा एनालाइज करने वाला हूं। देखो
जो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है ये, इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन दोनों में जो जो चेंज होगा उन दोनों चेंजेस को हम अकोमोडेट करने वाले हैं। सी, जो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ये बड़े आराम से मिल जाता है। मैग्नीट्यूड में जब आप चेंज की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन को आप नेग्लेक्ट कर दो। यू नो वेरी वेल कि रेडियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है dr/dt, और अगर आपको मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लो, और ये करोगे तो आपको यही मिल जाएगा d²r/dt²। इन अदर वर्ड्स, अगर आप खाली मैग्नीट्यूड में चेंज की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो चेंज की, तो ये आप एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, और स्ट्रेट लाइन में अगर आप जाते हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पोजीशन का डबल डेरिवेटिव। तो वो मैंने कर दिया है, और वो मैंने लिख दिया है सबसे पहले ऊपर वाला टर्म। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड का इफेक्ट देख चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम कांस्टेंट मान लेंगे, हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखो कि डायरेक्शन को अगर चेंज करोगे तो खुद ही देख लो कि एक वेक्टर था ऐसे, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि ये थोड़ा सा रोटेट कर गया। और अगर मेरे पास एक वेक्टर है वी आर, कोई भी वेक्टर आप याद करो, कोई भी वेक्टर होता था अगर ए, और उसको मैं डी थीटा एंगल से रोटेट कर देता था तो उसके अंदर जो चेंज होता था वो हो जाता था ए डी थीटा। तो यहां पे भी वी आर डी थीटा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वी आर का मतलब होता है dr/dt, तो dr/dt इंटू डी थीटा तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन आपका थीटा कैप, डायरेक्शन हो जाएगा आपका थीटा कैप। तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, तो दोनों को कंबाइन करके इसको और इसको, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखने वाला हूं। दोनों को कंबाइन करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहां पे, यही देख लो। दोनों को कंबाइन करके मैं बोल देता हूं ये वाला आर कैप और ये वाला थीटा कैप वाला टर्म आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया है, डी थीटा बाई डी टी किया है, डी थीटा बाई डी टी को मैंने ओमेगा लिख दिया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी के, एक बार वापस आपको इस फिगर को दिखाता हूं मैं आपको। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे, ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला, रेड वाला मान लो चलो। और रेड वाले का जो चेंज होता है, रेड वाले का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें थी, तो रेड वाले की वजह से ये कंट्रीब्यूशन आ गया है इस तरीके से। अब इसके बाद मैं थीटा वाले कंपोनेंट को लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब ग्रीन वाले कंपोनेंट को देखो, ग्रीन वाले कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो जो ग्रीन वाली वेलोसिटी होती है वी थीटा, दिस वी थीटा इज नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी, इनफैक्ट आर डी थीटा बाय डी टी, ये होती थी आपकी वी थीटा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो खाली मैग्नीट्यूड के चेंज को ले लो, मैग्नीट्यूड के चेंज को ले लोगे तो यू कैन सी कि आर भी अगर वेरिएबल है तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी प्लस आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका थीटा कैप हो जाएगा। और इन्हीं टर्म्स को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लोगे तो ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी को तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं आर अल्फा। तो देयरफॉर ये तो मेरे पास कुछ टर्म्स और आ गए थीटा कैप डायरेक्शन में। और लास्टली अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, ग्रीन वाले वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो भी देख लो। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आता था वेक्टर ए का, वो होता था ए डी थीटा। तो ए इंटू डी थीटा, और ए का मतलब होता है वही आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इंटू डी थीटा देखोगे तो आपका ये डायरेक्शन का इफेक्ट आ जाएगा। और ये हमें पता है कि इसका डायरेक्शन माइनस आर कैप होता है, तो ये मैं माइनस आर कैप डायरेक्शन में इसको रखने वाला हूं। तो बस ये जो चीज है आर ओमेगा डी थीटा, इस आर ओमेगा डी थीटा को मैं माइनस आर कैप में रखूंगा। तो यू कैन इजीली सी कि ये आ जाता है, ये वाला जो टर्म है इसको dt से डिवाइड कर दोगे और डायरेक्शन लगा दोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। और जो हमने ऊपर दोनों टर्म्स निकाले थे थीटा कैप डायरेक्शन में, उनको आप लिख दोगे dt से डिवाइड करके, तो ये वाला टर्म आ जाएगा ऐसे। एंड दिस इज वन स्टेज ऑफ लेक्चर जहां पे आप, आई वुड रिकमेंड सीरियसली कि आप वीडियो को इन पेजेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉज कर दो, और थोड़ा पॉज करके आप आराम से देख लो कि ये किस तरीके से कौन सा वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है। और यू विल ऑल्सो एग्री विद मी कि ये तरीका डिराइव करने का थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। कई बार मुझे ये भी लगता है कि ये तरीका थोड़ा कंबरसम भी हो रहा है, कंफ्यूजिंग भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चीजों की फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा क्लियर हो जाती है अगर आप इस तरीके से डिराइव करते हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन क्या क्लियर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे, रेडियल और थीटा वाला, आर कैप वाला कंपोनेंट और थीटा कैप वाला। अब आर कैप के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, थीटा कैप के अंदर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली अगर आप लेते जाओगे और सबको लास्ट में कंबाइन कर दोगे तो आपको टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अभी आप देखो, मैंने यहां तक निकाल लिया, एक बार आपको वापस पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूं कि वेलोसिटी का जो आर कैप वाला कंपोनेंट था उसके अंदर जो चेंज होता है उसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन आता है। इसके बाद वेलोसिटी का जो थीटा वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से जो चेंज होता है उसका ये कंट्रीब्यूशन आता है। और लास्ट में अगले पेज में मैं इन दोनों को ऐड करके टोटल एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। तो लास्ट में आप देखो, जो टोटल एक्सेलरेशन था वो रेडियल कंपोनेंट और थीटा वाले कंपोनेंट दोनों के चेंजेस का सम था। तो एक पेज से ये उठाऊंगा मैं, दूसरे पेज से ये उठाऊंगा और इन दोनों को, ये आप देख लो, एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को उठा के मैं सम अप कर दूंगा। वही कर दूंगा कि मैं आर कैप वाले कंपोनेंट साथ में कर दूंगा, थीटा कैप वाले कंपोनेंट साथ में कर दूंगा और ये सब करके मुझे फाइनली ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगेन आई वुड रिपीट कि यहाँ पे आप सर्टेनली वीडियो को पॉज कर दो, बिकॉज मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के नहीं समझाया, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि भाई ये करना है, लेकिन ये डेरिवेशन आपके समझ में एग्जैक्टली तभी आएगी, दिल में डेरिवेशन तभी उतरेगी जब आप वीडियो को आराम से पॉज करके पेन एंड पेपर लेके ये सारे के सारे स्टेप्स खुद करते हुए चलोगे साथ में। जैसे अब मैंने तो आपको बोल दिया बड़े आराम से कि ये वाला इस पेज से उठाओ, वो वाला इस पेज से उठाओ और फिर उसके बाद ऐड करो, ऐड करके ये आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब तक ये सब ऊपर से जाएगा। बिकॉज ऐसा थोड़ी कि आपको मेमोरी में एकदम से याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां से उठानी थी, कौन सी चीज किस पेज से उठानी थी। वो तो जब आप पेन एंड पेपर लिख के लेके साथ में लिखते हुए चलोगे खुद से, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने कौन सा टर्म कहां से उठा के कैसे ऐड किया है और किस तरह से इन दोनों को रीअरेंज करके मेरे पास फाइनली वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने बिल्कुल प्योर मैथमेटिकल तरीके से जो डिराइव किया था। लास्ट में आप चेक कर लेना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें भी लिख दी है कि ये वाला जो टर्म होता है ये आपका सेंट्रीपिटल होता है, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन या जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, वो सारे के सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो देयरफॉर ये सेकेंड वाली जो डेरिवेशन है, दिस वाज जस्ट मेंट टू शो यू दैट कि बिना आर कैप थीटा कैप के डेरिवेटिव के भी हम इस तरीके से घुमा फिरा के डेरिवेशन को कर सकते हैं। बट आई थिंक इफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दीज थिंग्स, आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम कर वही रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट डेरिवेशन देखें चाहे सेकंड डेरिवेशन देखें, अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं। लेकिन जो हमने ये वाली जो डेरिवेशन देखी थी जिसमें मैंने सब कुछ इस तरीके से कर दिया था, सॉरी ये वाली जो डेरिवेशन देखी थी इसमें आर कैप थीटा कैप को डिफरेंशिएट करके मैंने जो किया था वो काम थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमैटिक होता है। तो चलो आई थिंक आई हैव स्केयर्ड यू एनफ। और लास्ट में मैं बस फाइनली यही बोलूंगा कि जो एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये अभी ऑप्शनल है। ज्यादातर इवन अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी एक बार इस डेरिवेशन को पहली बार देख के जरूर अटकते हैं, जरूर थोड़ा सा डरते हैं कि यार ये क्या आ गया एकदम से। वेलोसिटी तक तो वो फिर भी चल जाता है, काम चल जाता है, इसको देख के जरूर कई बार एक बार थोड़ा सा बच्चे अटकते हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन उसके बाद अच्छे स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में फर्क यही होता है कि एवरेज स्टूडेंट चीजों में गिव अप जल्दी मार देता है और अच्छा स्टूडेंट लगा रहता है, कोई बात नहीं सर, एक बार में समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे पास, मैं दोबारा देखूंगा, तीसरी बार देखूंगा, खुद से भी प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन ये जरूर रेस्ट एश्योर्ड दिस आई विल डेफिनेटली से कि अगर ये वाली चीज आप एक बार देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये आपकी फिजिक्स की नॉलेज में लाइफ भर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज ऐड हो जाएगी जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। वो अननेसेसरली डरते हैं इस पोलर कोऑर्डिनेट वाले कोरियोलिस एक्सेलरेशन वगैरह से। और लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा सा एफर्ट डाल के थोड़ी सी पेशेंस के बाद ये चीज मास्टर कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और सर्कुलर मोशन के जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिससे ज्यादातर बच्चे, क्या कई बार मैंने देखा है टीचर्स भी डरते हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये थ्योरी एक बार, सॉलिड थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आप एक बार मास्टर कर लोगे तो विद दिस आई कैन से कि हमने सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन वगैरह वाला पार्ट होता है इसको भी हमने अच्छे से डिराइव करके देख लिया है। और लास्ट में बस अब मैं आपको एक आध एग्जांपल करवाऊंगा और उसके बाद वी विल क्लोज दिस सेशन। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा सा आप भी देख लो, थोड़ा सा मैं भी देख लूंगा, फिर मिलजुल के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से।
क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने का मतलब है कि ग्रेविटी वगैरह के इफेक्ट को हमने हटा दिया है। इसके बाद इस रॉड के ऊपर एक स्लाइड करने वाला एक कॉलर टाइप का मैंने लगा रखा है, ग्रीन कलर का कॉलर है, ब्लॉक है, जो भी है, जो रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकता है। मान लो सपोज मैं रॉड को अपने हाथ से रोटेट कर रहा हूं और इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं सच दैट इट्स एंगल चेंजेस लाइक दिस। इसका एंगल मान लो चेंज होता है इस तरीके से टाइम के साथ साथ। और कोई और बंदा है वो मान लो कॉलर को भी स्लाइड कर रहा है और कॉलर का जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस चेंजेस लाइक दिस। ये आपको दिया है टाइम के साथ साथ। आर और थीटा कैसे चेंज हो रहे हैं ये दोनों चीजें आपको दी हैं। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आपको ये निकालना है कि टाइम टी पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और बड़ी चीज इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये दोनों आपको निकालने हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द आंसर ऑन योर ओन, आंसर मैंने नीचे दे रखा है। ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। जितने स्टूडेंट जनरली इस क्वेश्चन को पहली बार अटेम्प्ट करते हैं उसमें से जनरली 30-40% स्टूडेंट वेलोसिटी सही निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर स्टूडेंट 0.001% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद से पहली बार में ये एक्सेलरेशन भी सही निकाल लेते हैं। तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन, मैंने आपको थोड़े टारगेट्स दे दिए कि आप वेलोसिटी निकालते हो तो इस लेवल पे हो, एक्सेलरेशन निकालते हो तो उस लेवल पे हो। तो अभी वीडियो पॉज करके सीरियसली आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। एक्सेलरेशन का जो मैंने बड़ा सा एक्सप्रेशन निकाला था यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को आपको याद नहीं करना है, इसको फॉर्मूले की तरह आप देख के यूज कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और जरा एक बार देख लो कि ये और ये दोनों चीजें कैसे निकालते हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालना इज इजी। याद करो हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर कर्व में जाता था तो हमने देखा था कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते थे, एक रेडियल कंपोनेंट आर कैप वाला और दूसरा थीटा कैप वाला। अब आर कैप वाला कंपोनेंट होता था सिंपली डी आर बाई डी टी। तो ये आप देख लो, आर अपने को दिया है, इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा आपका 2r0 मल्टीप्लाइड बाई टी। और थीटा कैप वाला जो कंपोनेंट होता था वो, ध्यान से देखना, कई बार गलती हो जाती है कि लोग इसको ऐसे कर देते हैं कि वेलोसिटी का जो थीटा कैप वाला कंपोनेंट था वो खाली डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। नहीं भाई, डी थीटा बाई डी टी के तो डायमेंशन ही वेलोसिटी के नहीं है ना, तो डी थीटा बाई डी टी नहीं होगा, ये होता था आर डी थीटा बाई डी टी। सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी वही वेलोसिटी एक तरीके से ये आर डी थीटा बाई डी टी। तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, आप देख लो, अब ये डी थीटा बाई डी टी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3t²। इन दोनों को आप कर दो कंबाइन फाइनली, तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का 2r0 इंटू टी, ये इसका रेडियल कंपोनेंट हो गया, प्लस 3r इंटू टी², ये इसका दूसरा वाला कंपोनेंट हो गया थीटा कैप वाला। और इसमें भी चलो एक काम करते हैं, इसमें भी आप देख लो कि 2r0 टी, तो ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। ये r जो है, ये r की वैल्यू अपने को यहां से पुट कर देनी है, तो r की जगह आप r0 इंटू टी² पुट कर दोगे तो 3r0 टी रेज टू 4 थीटा कैप। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू। और इसको जो लास्ट में नीचे अपना एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन से मैच कर लो, और अगर ये आपका मैच कर रहा है देन यू कैन बी वेरी हैप्पी कि आपने वेलोसिटी तो एटलीस्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स में 100% निकाल ली है। दूसरी चीज होती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपने को पता है कि थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो जरा अब एक्सेलरेशन के ऊपर चलते हैं। इसको जरा कॉपी मार लेते हैं और इसको लेके चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। सी, हमें निकालना है फाइनली अभी एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है, मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, यू विल बी अमंग द टॉप 0.0001% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आप कैसे भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हो तो। लेकिन उसमें भी अगर आप एक्चुअली सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ गए हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आई विल से कि आप इस फॉर्मूले का यूज मत करो। सी, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आप एग्जाम में याद करके नहीं जाने वाले हो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, फॉर्मूला आपके सामने नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो बेटर ये रहेगा कि आप बेसिक से निकालो, सारे के सारे एक्सेलरेशन की भी कैलकुलेशन बेसिक से करो। अब देखो एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन बेसिक से कैसे करेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt।
तो ये जो ऊपर रेड वाला एक्सप्रेशन लिखा है वेलोसिटी का, बस हमें इसको डिफरेंशिएट करता जाना है और कुछ नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार आर कैप बाहर रखो और अंदर ये 2r0 इंटू टी है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2r0 प्लस हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसमें। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि अब 2r0 टी को बाहर रखो और आर कैप को डिफरेंशिएट कर दो। इसी तरीके से अगला वाला जो टर्म था, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करना है अगर, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक बार थीटा कैप को बाहर रखो और अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 12r0 टी क्यूब प्लस 3r0 टी रेज़ टू 4 को बाहर रखोगे और d बाई डी टी ऑफ थीटा कैप, ये कर दो। ठीक है, देखो इसमें सारा का सारा खेल वही है जो मैंने बिल्कुल शुरू से कहा था कि आपको आर कैप और थीटा कैप को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यू विल सी कि 2r0 आर कैप तो कॉमन कॉपी पेस्ट हो गया सिंपली। अभी ये जो सेकेंड वाला टर्म था इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो 2r0 टी, और याद करो डी आर कैप कितना होता था, डी आर कैप का मैग्नीट्यूड होता था डी थीटा और डायरेक्शन होता था थीटा कैप। डी टी नीचे से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी कर देते हैं, सो दैट्स इजी। इसी तरीके से अगले वाले टर्म को देख लो। अब इसको मैं लिखता हूं नीचे, तो इसको आप देख लो 12r0 टी क्यूब इंटू थीटा कैप, ये हो जाएगा 3r0 टी रेज़ टू 4 एज इट इज आ जाएगा। और फर्दर याद करो डी थीटा कैप कितना होता था, डी थीटा कैप का भी मैग्नीट्यूड होता था डी थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपने को पता है ये होता था माइनस आर कैप। डी टी तो नीचे डिवाइड हो ही रहा है लाइक दिस, ये बात है। तो सारा का सारा खेल देखो अल्टीमेटली इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपको आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए, और वो आपको आता है, मुझे पता है आपको ये चीज आती है, तो आपके लिए ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। आपको फिर ये फॉर्मूले की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो कोई बंदा है जो फॉर्मूला याद करके जा रहा है तो उसका कैलकुलेशन विल बी मच फास्टर, लेकिन फॉर्मूला अगर मैं आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूं तो आपको आर कैप थीटा कैप के डेरिवेटिव से चल के सारा काम करना होगा, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंजॉयबल। तो अभी आप देख लो, फाइनली वी आर काइंड ऑफ नियरली डन। तो ये हो जाता है 2r0 टी डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप प्लस, ये सारे टर्म्स तो मैं कॉपी कर रहा हूं, बस लास्ट वाले टर्म को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। लास्ट वाले टर्म में माइनस बाहर ले लेता हूं और 3r0 टी रेज़ टू 4 इंटू डी थीटा बाई डी टी को चलो मैं ओमेगा ही लिख देता हूं, दोनों जगह लिख देता हूं, यहां बीच में भी है, इसको भी मैं ओमेगा लिख देता हूं। तो ये आ जाता है आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ये एक्सप्रेशन आया है। अब हमें इसमें बस बाकी चीजें पुट करनी है। याद करो, जो प्रीवियस पेज पे एक बार जाते हैं, हमें पता है कि थीटा की वैल्यू थी इतनी और आर की वैल्यू थी इतनी, तो जरा इसको उधर लिख लेते हैं। थीटा था आपका टी क्यूब, आर था आपका r0 इंटू टी स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली सी, अब इसके बाद मैं कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ने वाला हूं, बस आगे मैं समझा देता हूं कि क्या करना है। आप ध्यान से देखो कि इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो कि कुछ जगहों पे आपको ओमेगा दिख रहा होगा, इनफैक्ट ज्यादा कुछ बचा नहीं है कैलकुलेशन में, तो जहां जहां आपको ओमेगा दिख रहा है वहां पे आप कुछ मत करो, डी थीटा बाई डी टी डाल दो, डी थीटा बाई डी टी विल बी 3t स्क्वायर। तो जहां जहां ओमेगा दिख रहा है वहां पे आप 3t स्क्वायर डाल दो, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आर कैप वाले टर्म साथ में इकट्ठे करो, थीटा कैप वाले टर्म साथ में इकट्ठे करो, और ये सब करके फाइनली आप देख लो ये आंसर आपका फाइनली आ जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा स्टेप्स बचे हैं विच आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू हैप्पीली डू ऑन योर ओन, बट ये तरीका है, इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी भी पार्टिकल का एज फार एज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कंसर्न्ड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स के कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन या इस तरह के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, इनके लिए जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काफी था, उसी तरीके से आप देखो सर्कुलर मोशन या रोटेशन के लिए जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। और देयरफॉर कहीं भी अगर आपको सर्कुलर मोशन या रोटेशन के थोड़ी सी भी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम में आपको लेके जाते हैं तो वहां पे तुरंत पोलर कोऑर्डिनेट लगने लगता है, और पोलर कोऑर्डिनेट लगाने से आपकी प्रॉब्लम्स इस लेवल से इस लेवल तक बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाती है, बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि पोलर कोऑर्डिनेट की आपको मास्टरी होनी चाहिए,
बड़ा फॉर्मूला अगर नहीं भी याद करते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बस आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव निकालना आता है और ये पता है कि हमने सारी की सारी डेरिवेशन वगैरह कैसे करी है, ये सब अगर आपने मास्टर कर रखा है, देन ट्रस्ट मी, सर्कुलर मोशन और आगे आने वाले रोटेशन में आपकी लाइफ बहुत सिंपल होने वाली है। जहां जहां कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आपके कॉम्पिटिटर्स अटकेंगे, परेशान होंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये क्या पूछ लिया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वहां पे आप बिल्कुल मजे से स्माइल करते हुए आगे निकल जाओगे अगर आपने ये सारी चीजें देख ली है जो मैंने इस सेक्शन में आपको बताई हैं। और लास्ट में मैं जरूर बोलूंगा कि ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन डिफिकल्टी को फेस करना है, इसीलिए अपन जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। भाई एडवांस की प्रिपरेशन में होता क्या है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट आईआईटी जेईई एडवांस, it's not the job that you are going to get, it's not the career that you are going to have, the important thing is this कि जेईई एडवांस टफ होता है, इसीलिए इंटरेस्टिंग भी होता है। बिकॉज देखो लाइफ में मजा अल्टीमेटली वही चीज करने में आता है जो हर बंदा नहीं कर सकता है, वही स्पेशलिटी होती है। और देयरफॉर इसीलिए ये सेक्शन ऐसा था जो मैं फिर भी बोलूंगा हर बंदे के बस की बात नहीं है इस सेक्शन को समझना और इस सेक्शन को मास्टर करना, लेकिन जिस भी लेवल तक आप इस सेक्शन को समझ लेते हो और मास्टर कर लेते हो, जितने लेवल तक, उतनी ज्यादा आपकी आगे फिजिक्स में स्पेशली सर्कुलर मोशन और रोटेशन में आपकी मास्टरी होती जाएगी। तो चलो विद दिस स्टेटमेंट आई थिंक वी विल एंड दिस सेक्शन, और इसके बाद सर्कुलर मोशन के लास्ट एक दो थोड़ी बहुत चीजें हम इसके बाद और देखने वाले हैं। ऑलराइट।